Hello everyone. So here I am with my third video that is regarding the PGT biotechnology syllabus. Already I have introduced myself in previous videos. So here directly I'll start the content. Already we have covered the cell structure and cell composition related topics, and today we'll see other further explanation of the topics of that subject. Then first one here, as I told you earlier, the competitive exams, whatever exams you will be having, you have to prepare competitive common subjects, that is English, Hindi, reasoning, computer literacy, जनरल नॉलेज. ये सारे टॉपिक्स के जो टॉपिक हैं आपको ये प्रिपेयर करने पड़ेंगे. देन एजुकेशन से रिलेटेड वाले भी टॉपिक्स हैं, ये भी आपको प्रिपेयर करने होंगे लर्नर के पर्सपेक्टिव से, टीचर के पर्सपेक्टिव से. देन उसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जो भी NEP 2022 के टॉपिक्स हैं ये आपको प्रिपेयर करने हैं. उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. कंसर्न सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट टॉपिक है. उसमें फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड देन बायोटेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल हम जो कवर कर रहे थे. टेक्निक के बाद जो सेल बायोलॉजी है, सेल स्ट्रक्चर, आज इसका थर्ड पार्ट हम कवर करेंगे. धीरे धीरे ये सारे टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे. जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटीन एंड जीन मैनिपुलेशन एंड cell culture technology, immunology, applied biochemistry, biotechnology. Okay, then PGT जो लेवल है इसमें KVS का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न में इसका कंसर्न सब्जेक्ट 100 मार्क्स का आता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. तो साइटोस्केलेटन जो है, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, लैटिस एंड साइटोसोल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, chromosome, tissues and organ, evolution and population, speciation, biodiversity, adaptation, natural selection, organization of life, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट. ये टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये एक नेटवर्क फिलामेंटस प्रोटीनिशियन स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट फॉर्म में होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. इसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है. इसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल. देन साइटोस्केलेटन जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, नेटवर्क इंटरकनेक्टेड फिलामेंट के साथ और टिब्यूल्स के साथ, जो कि साइटोसोल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. वहाँ से सरफेस ऑफ द सेल में पाया जाता है. ठीक है, वहाँ पर आपको इसका डायग्राम देखने को मिलेगा. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नीचे जो साइटोस्केलेटन था वो इंटरकनेक्टेड था और मैश लाइक स्ट्रक्चर था, अगर आपको याद है तो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे. देन fibrous proteinaceous matrix present in cytoskeleton helps in providing an architectural framework and a structural support to cell. proteinaceous matrix इसमें present होते हैं जो कि इसको maintain करने में काफ़ी helpful होते हैं and ये stability provide करता है cell को. and इसमें component जो है important role जो play करते हैं वो है motility का, cell reproduction का, transportation of substance का. तो cell motility, reproduction और transportation के process जो भी इसके functions होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कॉम्प्लेक्स थ्रेड लाइक नेटवर्क जो है साइटोस्केलेटन में 3 प्रोटीन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन जो है इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू जो स्टडीज की गई है उसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक, साइज, शेप, इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन को पता लगाया गया था. इसका जो साइज है 25 नैनोमीटर डायामीटर है. माइक्रोफिलामेंट जो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है 7 नैनोमीटर है और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है 8 to 10 नैनोमीटर है. एंड प्रोटीन, ईच टाइप ऑफ फिलामेंट प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन हैज ए नंबर ऑफ एडिशनल प्रोटीन एसोसिएटेड विद इट. इट इज कॉल्ड एक्सेसरी प्रोटीन. तो इसमें प्रोटीन के अलावा और भी जो प्रोटीन फंक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं उसे एक्सेसरी प्रोटीन कहा जाता है. देन माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल मोटिलिटी में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीलिया और फ्लैजेला जैसे ऑर्गेनिज्म में भी आपको देखने को मिलती है. यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है उसके नैनोमीटर के साथ उसका डायग्राम है जो बहुत क्लियर है और ये जो पीजी लेवल के बुक्स है उसमें प्रेजेंट है. देन माइक्रोट्यूब्यूल इज अ स्ट्रक्चरल फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड टिब्यूलिन. तो माइक्रोट्यूब्यूल में जो भी स्ट्रक्चरल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को टिब्यूलिन कहा जाता है.
थिकेस्ट वॉल ऑफ द ट्री, ये तीन जो है फ्लेक्सिबल आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक थिकेस्ट वॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसमें हेल्प रेसिस्ट कंप्रेशन ऑफ द सेल, कंप्रेस कर, जब भी कंप्रेस होता है सेल तो उसका स्ट्रक्चर ना बिगड़े, वो उसका पोजीशन सेम रहे, उसमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये लार्जेस्ट साइटोस्केलेटल जो है इसमें जनरली किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इनका जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर है। देन ये द वॉल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट सर्कुलर अरे ऑफ ग्लोब्यूलर सब यूनिट। तो इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, एंड देन प्रोटोफिलामेंट होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट, और सबका जो 13 प्रोटोफिलामेंट का जो नैनोमीटर है 5 to 7 डायामीटर है। तो इसका डबल उनका जो होगा पूरा सर्कुलर पार्ट होगा, एंड अरेंज हेलिकली अराउंड द सेंट्रल एक्सिस हॉलो ल्यूमेन और सेंटर। द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटोफिलामेंट इज अ हेट्रोडाइमर ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। द हेट्रोडाइमर इज कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल बीटा ट्यूबुलिन। तो जनरली ट्यूबुलिन में जो है हेट्रोडाइमर होता है, हेट्रोडाइमर एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में ऑब्वियसली कोई ना कोई यूनिट होगी, तो वो बीटा ट्यूबुलिन है। और ये अल्फा और बीटा जो हेट्रोडाइमर का जो सब यूनिट है ये टाइटली बाउंड होते हैं और माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देन ओरिजिन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे और कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो असेंबली है यहीं से स्टार्ट होता है। और ये एंकरिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ऑब्वियसली जहाँ से इनिशिएट होगा वो वहीं से एंकरिंग करेंगे उसकी, एंड जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करना है उसे इनिशिएट करेंगे। और MTOC जो है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से, जो सेंट्रोसोम विच इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, किसके पास में होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है। कौन सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास में है, कौन सा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, कौन सा स्ट्रक्चर राइबोसोम के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके याद करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा स्ट्रक्चर को याद रखना। विद इन द सेंट्रोमियर centrosome is embedded a pair of small cylindrical structure called centrioles। तो सेंट्रोजोम में जो भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल जो है जनरली हाई डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये 9 पेयर जो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। द सेंट्रियोल्स आर ओरिएंटेड राइट एंगल्स टू ईच अदर, राइट एंगल्स जो भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जनरली बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन दी गई है ट्यूब्यूल्स के बारे में। क्रोमोसोम में भी आपको मिल जाएगा, न्यूक्लियस के पास मिल जाएगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड देन टाइप ऑफ एम्प्टी क्रोमोसोम, ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस में होता है तो इसीलिए न्यूक्लियस के पास होता है। Generally, two types of microtubules, axonal and cytoplasmic microtubules, occurs in eukaryote. Both the microtubules differ in their organization and structural stability. तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक्सोनिमल और साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो बहुत स्टेबल होता है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मूवमेंट में ज़्यादा काम आता है। साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल जो है बहुत लूज होता है, डायनामिक इसका नेटवर्क होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। देन माइक्रोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर आप अलग से देख सकते हो, उसमें जी एक्टिन प्रोटीन है, मोनोमर सब यूनिट है, और एफ एक्टिन प्रोटीन है। तो ये दो प्रोटीन के सब यूनिट के आपको नाम याद रखने हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट इन लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन में काम आता है। माइक्रोफिलामेंट मोबिलिटी और लोकोमोशन दोनों में फर्क होता है। माइक्रोफिलामेंट लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह, मोबिलिटी मैंने अगर वो सेम जगह भी है तो मूवमेंट होना चाहिए ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके नेचर में बनी रहे। इंटरमीडिएट फिलामेंट दे हैव साइज इंटरमीडिएट 8 to 12 नैनोमीटर, तो इनका साइज होता है 8 to 12 नैनोमीटर। एंड देन फिलामेंट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते सेल मूवमेंट में, ये स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एंड मोर देन 50 डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप based on similarities between their amino acid sequences। तो इनके जो 50 डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उसमें सिमिलैरिटीज होती है अमीनो एसिड की ग्रुप में, और वो 6 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। देन
फंक्शंस, ये कहाँ पे पार्ट लेते हैं, सेल डिवीजन में, सेल ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में। दे मेंटेन सेल ओवरऑल शेप, सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं। मूवमेंट में इनका मेंटेनेंस होता है। अमीबा साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन, दे आर एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द organelle and other substances travel between the microfilament and tonoplast with the help of moving current. Such moving current of cytoplasm are believed to facilitate transport of nutrient, enzymes and other substances between the cell and its surrounding and within the cell itself. तो यहाँ पे साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू जो भी एंजाइम्स का या दूसरे सब्सटेंसेस का ट्रांसफर होता है, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Immediate movement of cell nucleus before and after cell division. तो सेल डिवीजन होने के बाद न्यूक्लियस में जो मूवमेंट होता है वो यही प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. माइक्रो प्रोटीन्स और जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट वाले प्रोटीन्स होते हैं, और सीलिया फ्लैजेला में भी इनका यही काम होता है, सीलिया फ्लैजेला जैसे ऑर्गेनिजम्स में. यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक लैटिस एक सब्जेक्ट, एक लैटिस वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में. मतलब साइटोप्लाज्मिक लैटिस है ये. जनरली जो है नॉर्मली क्या क्या करते हैं, जो भी सेल होते हैं, कोई भी प्रॉपर डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, तो ऑर्गन्स में उस डेवलपमेंट को चेंज किया जाता है. चेंज करने पे वो जो भी न्यू जनरेशन है वो अनहेल्दी प्रोड्यूस होगा, जबकि नॉर्मल में वो हेल्दी प्रोड्यूस होगा. अब एक जैसे रैट को जनरल एक्सपेरिमेंट के लिए लिया जाता है, तो साइटोप्लाज्मिक लैटिस एंड इंटैक्ट क्या करेंगे, माइक्रोफिलामेंट या जो भी प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस करके देखा जाता है कि ये नॉर्मल से कितना डिफरेंस है. तो वो लैटिस जो है सेल का स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्मिक में इंट्रोड्यूस किया जाता है. और उसके इंट्रोड्यूस में जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस है उसकी स्टडीज की जाती है. तो उसकी स्टडीज जनरली डिजीज को पता लगाने के लिए की जाती है. देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, टिश्यू एंड ऑर्गन. न्यूक्लियस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है. लार्जेस्ट और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली ऑक्यूपाइंग अबाउट 10% ऑफ द सेल. तो पूरा 10%, वो जो भी सेल का वॉल्यूम है उसका 10% का पार्ट जो है न्यूक्लियस का है. हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का कंटेंट करता है. रिप्रोडक्शन और सेल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेंटर ऑफ द सेल है. देन कमांड्स, और ये कमांड भेजता है इंफॉर्मेशन डीएनए के थ्रू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. और ये किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक में पाया जाता है. मल्टी न्यूक्लिएट सेल पजेस मैनी न्यूक्लियाई. जो भी बहुत सारे सेल्स होंगे उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे. एग्जाम्पल मसल सेल्स. ठीक. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप. तो यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बारे में बात की जा रही है. जो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस में, और उसके बीच में जो स्पेस होती है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि 10 to 15 नैनोमीटर उसकी चौड़ाई होती है. एंड देन मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो ऊपर का जो पार्ट है न्यूक्लियस का वो कंटिन्यूस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है अटैच होता है. अटैच इन द सेंस उनके उनके आसपास ही रहता है. न्यूक्लियर पोर्स आर स्मॉल ओपनिंग पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स न्यूक्लियस टू कम्युनिकेट विद द सेल और द साइटोप्लाज्म. तो सेल का जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कैसे कनेक्ट करता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर से साइटोप्लाज्म के साथ. देन इसमें केमिकल कंपोजिशन होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में. इनर एनवेलप in its chemical composition, and while ribosome are attached only with the outer nuclear envelope, the inner nuclear envelope is closely associated with chromatin. inner nuclear membrane में chromatin होता है. जो ribosomes होते हैं, जो उसमें प्रोटीन जो फॉर्म होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, वो आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं.
न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियोलस ये जो है डेंस पार्टिकल होता है, डिस्कवर बाय फोंटाना 1781। सिंगल न्यूक्लियोलस पर जो प्रेजेंट होते हैं वो 4 न्यूक्लियाई हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। एक सिंगल न्यूक्लियर सेल में एक सिंगल ही न्यूक्लियोलस होता है, बट कहीं कहीं पर डिस्कवरी में 4 न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसा ऐसा भी स्टडी में मिला है। देन द फॉस्फोप्रोटीन फॉर्म द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में जो मेन कंपोनेंट होता है वो फॉस्फोप्रोटीन होता है। इसमें आरएनए सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। देन 90% जो है 70 से 90% सेलुलर आरएनए होते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है सेल डिवीजन के थ्रू, जो भी मियोसिस या माइटोसिस प्रोसेस होते हैं उसमें ये डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस coiled filament and nucleoloma embedded in homogeneous matrix. The पास amorpha, 4 distinct zones are present in nucleolus। तो कौन सी है? ग्रैन्युलर जोन, फाइब्रिलर जोन, न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमैटिन, मैट्रिक्स और एमोफस जोन। ग्रैनुलर जोन जो है इलेक्ट्रॉन डेंस होती है, बहुत ही डेंस है और ये इक्वल होते हैं साइज में, ये इनके पार्टिकल्स जो है आपस में इक्वल है। ग्रैन्युलर एपियर्स वेसिकल, ये वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। देन फाइब्रिलर जोन जो है वो इनसे थोड़े से छोटे होते हैं, 5 to 10 नैनोमीटर में। ऑक्यूपाई सेंटर का रीजन होता है और प्रिकर्सर होते हैं, प्रोबेबली प्रिकर्सर होते हैं ग्रैनुलर जोन, और इसमें भी आरएनए होता है। देन थर्ड जो है न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमैटिन, ये 10 नैनोमीटर होते हैं, 10 नैनोमीटर की थिकनेस होती है और न्यूक्लियोलस के अराउंड होते हैं। आरएनए इसमें एसोसिएट होता है। क्रोमोसोम, नाउ द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम जो है हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। देन द क्रोमोसोम आर लॉन्ग इंटरट्विन्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन से मिलता है, बनता है, और इसको हिस्टोन, मोस्टली हिस्टोन या क्रोमैटिन प्रोटीन भी कहा जाता है। क्रोमैटिन क्लासिफाइड हेट्रोक्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन। यू हेट्रोक्रोमैटिन जो है बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एडजेसेंट साइड पे। तो इट डेंसली पैक्ड ऑन द अदर साइड। यूक्रोमैटिन इज अ delicate less condensed organization of chromatin. It is found abundantly in an actively transcribed cell. Euchromatin is present gene expression। तो ये जो है इनएक्टिव फॉर्म, यू हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए, यू क्रोमैटिन जो है प्रेजेंट होता है जीन एक्सप्रेशन में। तो एक्टिव फॉर्म कौन सा हुआ? यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन लाइटर दैन हेट्रोक्रोमैटिन, तो दोनों का ये डिफरेंस है। एंड हेट्रोक्रोमैटिन परमानेंटली कंडेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक डीएनए। टिश्यू एंड ऑर्गन, कनेक्टिव टिश्यू। तो कुछ कुछ टिश्यू से जो है ऑर्गन्स, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, सेल जो है बेसिक यूनिट होती है हमारे बॉडी की, और सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से इन जनरली ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, तो हमारा जो पूरा ब्लड सिस्टम है वो उससे चलता है। एंड और क्या है कनेक्टिव टिश्यू? दिस टाइप ऑफ टिश्यू लार्ज ऑफ मैट्रिक्स रिलेटिव टू द सेल। इसमें जो है लार्ज मैट्रिक्सेस होते हैं, इनका लार्ज कनेक्शन होता है दूसरे सेल से, ताकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैज डेंस भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनका जो है स्मॉल उनका मैट्रिक्स होता है, सेल स्ट्रक्चर और फाइबर्स उनके छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि टेंडॉन्स, लिगामेंट्स और फेशियल में ये प्रेजेंट रहते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बोन एक ऊपर से लेके नीचे तक कनेक्टेड है। ब्लड सेल, लिम्फेटिक टिश्यू। देन मसल्स, हमारे मसल्स भी जो है कनेक्टेड है, हमारे पूरी बॉडी में मसल्स भी होते हैं, तो ये एक लार्ज कनेक्टिव टिश्यूज है। देन नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो है सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह प्रोड्यूस करके भेजते हैं, तो उसका जो काम होता है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही है। वो कॉम्प्लेक्स कंडक्टर ऑफ द बॉडी, इंफॉर्मेशन हाईवे रिस्पॉन्सिबल गैदरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन from the environment, processing it brain and spinal cord, transmitting instruction to muscles and glands for coordination
coordinated responses. It composes two main cell types, neuron and glial cells. Neuron start of show process long extension called axons. तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन्स के, वो एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है जहाँ से एक इंफॉर्मेशन पास होती है, दूसरे एंड तक जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में. ग्लियल सेल्स जो है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, कहीं पर ये मेंशन नहीं है, बट ये सपोर्ट करता है केमिकल एनवायरनमेंट को न्यूरॉन के आसपास. और ये स्ट्रक्चर स्कैफोल्डिंग इवन एडिंग द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द नेटवर्क इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन रिलीज अ न्यूरो. और ये क्या रिलीज करते हैं न्यूरॉन नर्वस टिश्यू न्यूरो, जिससे हमारे सारे थॉट्स और इमोशंस के प्रोसेस होते हैं बॉडी में. इवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन ये अलग टॉपिक है. तो यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे इवोल्यूशन हुआ. इससे पहले सेल ऑर्गेनिजम्स या सेल ऑर्गेनेली से हम रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे. ये इमीडिएटली एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से. तो ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, यहाँ पर क्या है, साइंटिस्टों ने जो एप, हमारे जो पहले पूर्वज थे, एप लाइक एंसेस्टर्स 2 to 3 million अगो, वहाँ से इनकी डिस्कवरीज स्टार्ट हुई है. उन्हें क्या कहा जाता है, होमो हैबिलस. और जो साउथ अफ्रीका में वो 1.6 से 2.2 मिलियन ईयर्स अगो उनका फाइंड आउट हुआ है स्टडीज में, डिस्कवरीज में. यहाँ पर जो डीएनए की स्टडी है वो भी चेंज हुई है, कैसे कैसे उनमें रिवॉल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है. पॉपुलेशन, देन पॉपुलेशन में क्या है, एट्रीब्यूट्स में वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, कौन कौन से जोग्राफिकल एरिया में कैसे कैसे पॉपुलेशंस का अपना उन्होंने सरवाइव करना स्टार्ट किया. द टर्म इंटरब्रीडिंग एम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो कैसे उन्होंने खुद को कैसे मैनेज किया एक पर्टिकुलर जगह में. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टर्म आया वहाँ पर जब वो सरवाइव करने लगे आपस में. एंड देन ऑल कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड, रैट्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स है वेटलैंड में, या रैट है, टीक वुड ट्रीज है, जो भी प्लांट है, बैक्टीरिया है, ये सारे जो है एक जगह पे एक पॉपुलेशन में काउंट होते हैं. इन्हें फिर ऐसे ग्रुप में इनको डिवाइड क्लासिफाई किया गया. तो यहाँ पे पहले के जो इकोलॉजी और पॉपुलेशन है और जो जेनेटिक्स है उसे यहाँ पर एक इन्वॉल्व करके पर्टिकुलरली पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया है. ये इंफॉर्मेशन मैंने पीजी लेवल से ली है, क्योंकि ज़्यादातर जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है. तो पीजी लेवल में जो है कैलकुलेशन भी है, और उस लेवल के जो कि जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के इंफॉर्मेशंस भी है. तो इंडिविजुअल जो है उनका बर्थ होता है, डेथ का प्रोसेस होता है पॉपुलेशन में, जिसको काउंट किया जाता है कितने बर्थ रेट है या डेथ रेट है, तो उस हिसाब से. देन ऑफ स्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो पर ईयर कितना है, कितने पॉपुलेशन में कितना बर्थ रेट है. देन ये डायग्राम के थ्रू पता चलता है, और इसका एक डायग्राम भी है. देन और इसकी जो कैलकुलेशन है वो स्टेबल है, कितनी स्टेबल है, कितनी डिक्लाइन हो रही है, कितनी अनस्टेबल है, जिसके बारे में पता किया जाता है. देन यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में ये जो एक डायग्राम है, एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, पर्टिकुलर एज का जो है प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव के टाइम पे कितने लोग जो है बचे हुए थे पॉपुलेशन में, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बाद उनकी क्या हालत हुई. तो डिक्लाइनिंग में है सबसे कम, फिर बीच में ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद इंक्रीज होने लगता है. स्टेबल में जो है, स्टेबल में पहले इंक्रीज से फिर बैलेंस में रहता है, देन वो धीरे धीरे कम होने लगता है. देन एक्सपेंडिंग में सबसे ज़्यादा होता है पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है. एंड देन पॉपुलेशन ग्रोथ, साइज ऑफ पॉपुलेशन एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर. कोई भी पॉपुलेशन है, कोई भी जो भी, अगर कोई भी बर्ड की पॉपुलेशन है, एनिमल की पॉपुलेशन है, ट्रीज की पॉपुलेशन है, या हमारी अपनी पॉपुलेशन है, कभी भी स्टैटिक नहीं रहती. हमेशा किसी ना किसी कंडीशन में या एडवर्स कंडीशन में वो चेंज होती है, उसके बाद उसे फिर कैलकुलेट किया जाता है. तो नेटेलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ, एंड मोर्टेलिटी इज अ नंबर ऑफ डेथ. इमिग्रेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है, इमिग्रेशन जो दूसरी जगह चले जाते हैं, जो इनका जो आउट हो जाते हैं और पॉपुलेशन से, इनका कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है, NT+1 = NT+ ब्रैकेट
B+1 माइनस D+E। तो जो B+1 है वो है इमिग्रेंट्स, B+I माइनस D+E। जो I है वो है इमिनेंट्स का इंफॉर्मेशन, और जो E है वो है एमिग्रेंट्स। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का पता लगाया जाता है बर्थ और डेथ के रेट को देखकर। देन यहाँ पे ग्रोथ मॉडल, यहाँ पे ग्रोथ मॉडल जो है टाइम के साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है डेथ रेट DN/DT, टाइम के साथ कितने नंबर ऑफ जो है डेथ या उनके बर्थ को काउंट किया जाता है। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शोज एनी स्पेसिफिक एंड predictable pattern? We have been concerned about unbridled human population growth and problem created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population nature behave the same way or show some restraint on growth। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है अगर वो शो हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ में, सबकी ग्रोथ जो है सेम नहीं होती। तो अगर सेम है तो वो एक स्टडी का पर्पस बनता है कि कैसे सेम है। तो ऑब्वियसली उसमें कुछ फूड फैक्टर होंगे, कुछ स्पेस फैक्टर होंगे, उनके हम अपने कंफर्ट वाले जोन के फैक्टर होंगे, जिसकी वजह से वो क्या है सर्वाइव कर पाते हैं और उनका एक कंटिन्यूस वे में एक ग्रोथ होता रहता है, उनकी पॉपुलेशन उसी वे में बढ़ती रहती है। तो DN/DT इज इक्वल टू B-D/N। बी होता है बर्थ रेट, डी होता है डेथ रेट। तो ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई होके उसमें जो कैलकुलेशन होता है DN/DT, पर्टिकुलर पॉपुलेशन रेट ऑफ जो पॉपुलेशन है टाइम के साथ कैसे चेंज होती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उसका कैलकुलेशन है। देन एनटी, यहाँ पर एनटी है इनिशियल, जहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन क्या है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। डेंसिटी, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो N0 से या NO से वो रिप्रेजेंट की जाती है। इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ई जो है लॉगरिथम बेस है जिसकी वैल्यू 2.712 है, और DN/DT इज इक्वल टू RN(k-N/k), ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, इसके थ्रू ये कैलकुलेशन प्रोसेस होती है। कैलकुलेशन जो पॉपुलेशन है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये वैल्यूज आपको एग्जाम में दी होंगी या तो आपको एग्जाम्स में ऑप्शन दिए होंगे। और NT क्या है, N0 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब ग्रोथ जो है प्रोपोर्शनल में रहती है, कब डिक्लाइन होती है, कब एक जैसी होती है। देन यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में क्या है आपस में कैसा रिलेशनशिप होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का या किसी का भी, जैसे ट्रीज है या फिर अगर उनका एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, आपस में उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो म्यूचुअलिज्म, दोनों का नेगेटिव है तो कंपटीशन, एंड देन प्रीडेशन, एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा, एक का पॉजिटिव देन अगेन नेगेटिव, वो पैरासिटिज्म भी होती है। कॉमेंसलिज्म, एक का कोई रोल नहीं होता एक का रोल होता है, एक का नेगेटिव रोल होता है लेकिन एक का कोई रोल नहीं होता, वो होता है एमेंसलिज्म। और इसके प्रीडेशन के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं प्रीडेटर में, जो कि प्रीडेटर और प्रे है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ टाइगर एंड द डियर। टाइगर और डियर का एक एग्जाम्पल आप याद रखिए, उसी से समझिए कि आपस में ये कैसे प्रीडेशन है। प्रीडेशन में क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, यहाँ पे पॉजिटिव है डियर और नेगेटिव कौन है, टाइगर जो उसको खाने वाला है, राइट। देन ऐसे ही मैं दूसरा आता है कंपटीशन। कंपटीशन जो है ये इसमें एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है साउथ अमेरिकन लेक्स का, जहाँ पे फ्लैमिंगोज विजिट करती हैं और फिशेस compete फॉर देयर फूड। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो फ्लैमिंगोज जहाँ पे जा रही हैं, फिशेस जहाँ पे जा रही है साउथ अमेरिका के लेक में, वहाँ पे ऑलरेडी जो भी बर्ड्स होंगी वो उसके साथ उनका कंपटीशन होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है। देन पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में इसका एग्जांपल जो है इसके एग्जांपल जो है पैरासाइट, और इसमें क्या होता है जनरली एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है।
तो इसका एग्जाम्पल अगर हम ले पैरासिटिक में, बफेलो के ऊपर जो भी पैरासाइट्स होते हैं, बफेलो जो है उसके लिए फूड का काम कर रहे हैं, पैरासाइट जो है नेगेटिव का काम कर रहे हैं, तो पैरासिटिज्म। एंड देन कमेंसलिज्म में एक नेगेटिव और एक किसी के दूसरे का कोई रोल नहीं है। एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच, द एपीफाइट मैंगो ब्रांच जो है उसका रोल होगा एज अ फूड, और एपीफाइट जो है ग्रोइंग कर रहा है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसका कोई उसमें रोल ही नहीं है, वो किसी भी तरीके से उनको बेनिफिट भी नहीं कर रहा है और लॉस भी नहीं कर रहा है मैंगो ब्रांच को। म्यूचुअलिज्म, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, जैसे कि हमारी बॉडी में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें उसकी भी ज़रूरत है, उसे भी हमारी ज़रूरत है, तो म्यूचुअलिज्म हो गया। एंड देन फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गाई और साइनोबैक्टीरिया, ये इसका एक और एग्जाम्पल है। The most spectacular and evolutionary fascinating example of mutualism are found in plant-animal relationship. Plant need the help of animal for pollinating their flower and dispersing their seed. तो plant और animal का भी है इस पर relationship, photosynthesis के लिए उन्हें pollination की ज़रूरत होती है जो bird से मिलता है, और जब flower अपना synthesize कर लेता है seed, तो वो उसको distribute करते हैं, कौन करते हैं, birds करते हैं। तो इस तरीके से वो आपस में म्यूचुअलिज्म भी प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल ऑब्वियसली हैव टू पे फी फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। प्लांट ऑफर रिवार्ड ऑफ फी इन द फॉर्म ऑफ पोलन, तो पोलन के थ्रू जो है उन्हें जो है प्रोसेस करना होता है रिप्रोडक्शन का फ्लावर को, तो जो बर्ड्स है उन्हें हेल्प करते हैं इस तरीके से, और जो उसके बाद जो बर्ड है वो जो भी फ्लावर है वो पॉलिनेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं, जो भी ये बर्ड ही उनको डिस्पर्स करते हैं, या तो वो विंड के थ्रू भी डिस्पर्स होते हैं, तो आपस में सबको सबकी ज़रूरत है। अगर जो विंड के थ्रू नहीं होते वो बर्ड्स के थ्रू होते हैं। नाउ यू कैन सी वाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉक को इवेल्युएशन, तो ये म्यूचुअलिस्ट को जो है को इवेल्युएशन भी कहा जाता है। एंड द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज अ फीमेल सीडो copulate with the flower during the process of dusted with pollen from the flower. When this same bee pseudocopulates with another flower, it transfer pollen to it and thus pollinate the flower. तो जो बी है सीडो कॉपुलेट करता है दूसरे फ्लावर के साथ, बी के थ्रू भी होता है पॉलिनेशन, तो ये फ्लावर के लिए क्या है, म्यूचुअलिज्म का प्रोसेस उसके लिए भी ये साथ में कर रहा है। जनरली ये फीमेल बी के साथ करता है, लेकिन सीडो कोऑपरेट कर लेता है किसी फ्लावर के साथ, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस बी के थ्रू भी होता है। तो ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत सारे इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको लाइन बाय लाइन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं लगती, बट आपको पढ़ना है तो ये अवेलेबल है, नेट में भी अवेलेबल है, आप वीडियो से भी इसको ले सकते हो। देन बुक्स में भी अवेलेबल है, पीजी की लेवल की आप जो भी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से ले सकते हो। एंड देन बाकी के टॉपिक्स जो है हम बाद में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।